नमस्कार साथियों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम वाक्य के भेदों की चर्चा करेंगे। यह वाक्य भेद का पहला भाग है। पहले भाग में हम अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेदों की चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि वाक्य क्या है। देखिए, भावों व विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम है भाषा, और भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण, और सबसे बड़ी इकाई है यानी सबसे बड़ी रचना है वाक्य। तो वाक्य कहते किसे हैं? सबसे पहले ये देखिए, शब्दों का वह सार्थक समूह जो किसी न किसी भाव को प्रकट करता है वह वाक्य कहलाता है। अब यहाँ पर यह जो दिया हुआ है, शब्दों का वह सार्थक समूह, यानी कि समूह तो होना चाहिए, यानी वाक्य में शब्दों का समूह होना आवश्यक है। लेकिन कैसा समूह होना आवश्यक है? सार्थक, यानी कि जिसका कोई अर्थ हो। अब नीचे हमने यह दिया हुआ है, देखिए, राम, मोहन, श्याम, सोहन, गीता। ये जो पूरा है यह वाक्य में, यह एक वाक्य की श्रेणी में आना चाहिए था, क्योंकि यह एक शब्द समूह है। लेकिन क्या यह शब्द समूह होने के उपरांत भी वाक्य है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यह न तो किसी भाव को प्रकट करता है और न ही किसी अर्थ की प्रतीति कराता है। तो ये जो लाइन है कि शब्दों का वह सार्थक समूह, यानी कि शब्दों का समूह होना आवश्यक है, लेकिन साथ ही साथ सार्थक होना भी आवश्यक है। अब आगे हम देखेंगे कि शब्दों के समूह को वाक्य कहलाने के लिए किन बातों का होना आवश्यक है। यानी शब्दों का समूह तो है ही, इसके साथ साथ समूह में क्या चीजें होनी चाहिए जिसकी वजह से वह वाक्य कहला सके। तो देखिए, सबसे पहले है सार्थकता। वाक्य के शब्द सार्थक होने चाहिए, यानी उनका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। दूसरा है आकांक्षा। वाक्य इस प्रकार का होना चाहिए कि उसे सुनकर भाव समझने की आकांक्षा ना रहे, अर्थात पूरा भाव प्रकट हो जाना चाहिए। यानी जब हम कहते हैं, जब हम आधा एक शब्द पहले कहते हैं और एक शब्द सुनने की, यानी सपोज हमने कर्ता पहले कह दिया और हम क्रिया नहीं कह पाए, केवल हमने कर्ता कहा, यानी मोहन। समझने के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हमने कहा मोहन, आगे हमने कुछ नहीं कहा, तो सुनने की आकांक्षा रह जाएगी कि मोहन क्या। तो ये जो आकांक्षा अगर रह जाती है तो वह वाक्य वाक्य नहीं होता। अगर हम आधे वाक्य को एक साथ कहेंगे और आधे वाक्य को छोड़ देंगे तो उसमें आकांक्षा रह जाती है, तो वह वाक्य पूरा नहीं हो पाता है। तो उसमें आकांक्षा का भी नहीं, यानी आकांक्षा नहीं रहनी चाहिए। हमको पूरा वाक्य एक साथ समझ में आना चाहिए। तीसरा जो है योग्यता, यानी शब्दों में प्रसंगानुकूल भावबोध की योग्यता होनी चाहिए कि जैसे ही हम वाक्य सुनते हैं, उस वाक्य में जो भी कर्ता है, उस कर्ता में उस क्रिया को करने की योग्यता होनी आवश्यक है। जैसे यदि हम कहते हैं कि आग शीतलता देती है, जबकि आग में शीतलता देने की योग्यता नहीं है, तो यह जो वाक्य है इसमें योग्यता का अभाव है, इसलिए यह वाक्य वाक्य नहीं है। इसके पश्चात है समीपता। वाक्य के शब्द समीप होने चाहिए, अर्थात उनमें निकटता होनी चाहिए। कहने का अभिप्राय है, सपोज हमने अभी कहा मोहन और उसमें गैप दिया, यानी कि हमने कुछ समय के पश्चात यदि हमने कहा जाता है, तो इन दोनों का कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि हमने इन शब्दों को पास पास नहीं बोला, एक साथ नहीं बोला। तो इसमें वाक्य के शब्द समीप भी होने आवश्यक हैं, यानी उनमें निकटता भी होनी आवश्यक है। इसके पश्चात है पांचवा अन्विति, यानी व्याकरण की दृष्टि से उसमें एक रूपता होनी चाहिए। एक रूपता का अभिप्राय है कि पदों का जो क्रम है वो क्रम के अनुसार ही होना आवश्यक है। कर्ता के स्थान पर कर्ता, कर्म के स्थान पर कर्म, क्रिया के स्थान पर क्रिया, ये एक दूसरे के स्थान पर नहीं होने चाहिए। तो उनमें यदि ये एक दूसरे के स्थान पर होंगे तो उनमें एक रूपता का अभाव आ जाएगा और जो व्याकरण की दृष्टि से गलत होगा।
इसलिए व्याकरण की दृष्टि से वाक्य में एक रूपता भी होनी आवश्यक है। तो जो हमने ये पांचों चीजें अभी देखी हैं कि वाक्य कहलाने के लिए इन पांचों बातों का होना आवश्यक है। क्या क्या? सार्थकता, आकांक्षा, योग्यता, समीपता और अन्विति। यानी इन पांचों से युक्त शब्द समूह वाक्य कहलाता है। अब हम आगे चलेंगे। वाक्य के अंग यानी घटक कौन कौन से हैं? देखिए, प्रत्येक वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं, एक कर्ता और दूसरा क्रिया। यानी वाक्य में और कुछ हो ना हो, लेकिन कर्ता और क्रिया का होना आवश्यक है। अगर अकेला कर्ता होगा और क्रिया ना होगी, क्रिया नहीं होगी, तो वह वाक्य नहीं कहलाएगा। और यदि क्रिया अकेली है, उसमें कर्ता का अभाव है, तो वह भी वाक्य नहीं होगा। यानी इन दोनों, कितना भी हम छोटे से छोटा वाक्य बनाएं, उसमें भी इन दोनों घटकों का या इन दोनों अंगों का होना आवश्यक है। अब देखिए, कर्ता के विस्तार को उद्देश्य तथा क्रिया के विस्तार को विधेय कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि उद्देश्य और विधेय क्या है? तो देखिए, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है, और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। हम एक उदाहरण से समझेंगे इसे। सूरज चमकता है, यह एक वाक्य है। इसमें सूरज के विषय में कहा जा रहा है, इसलिए सूरज उद्देश्य है। और सूरज के विषय में कहा जा रहा है कि वह चमकता है, तो जो कुछ कहा जा रहा है यानी यह उद्देश्य है। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जा रहा है वह विधेय है। यानी चमकता है कहा जा रहा है, तो चमकता है विधेय है। अब देखिए, उद्देश्य का विस्तार क्या है? उद्देश्य के अर्थ में विशेषता प्रकट करने के लिए जो शब्द या शब्दांश कर्ता के साथ जोड़े जाते हैं, उन्हें उद्देश्य का विस्तारक कहा जाता है। उद्देश्य का विस्तार किन किन चीजों से संभव हो पाता है? संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से तथा वाक्यांश से। अब ये एक उदाहरण है, देखिए, मेहनती व्यक्ति सदैव सफल होते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मेहनती एक विशेषण है और व्यक्ति उद्देश्य है यानी कर्ता है। तो उद्देश्य के विस्तार के लिए हमने मेहनती शब्द यानी कि विशेषण शब्द को यहाँ पर जोड़ा है। तो ये जो मेहनती है, ये इस व्यक्ति का यानी उद्देश्य का विस्तारक है। अब विधेय का विस्तार किस प्रकार से होता है? जो शब्द विधेय के अर्थ में विशेषता बताने का कार्य करते हैं, वे विधेय के विस्तारक कहलाते हैं। और किन किन से होता है विधेय का विस्तार? कारक से, क्रिया विशेषण से तथा पूर्वकालिक क्रिया से। अब यह एक उदाहरण है। वह लड़का ध्यान पूर्वक सुनता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ध्यान पूर्वक शब्द है, यह क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के विषय में आप जानते होंगे, मैं एक बार आपको पुनः बता देती हूँ कि क्रिया के लिए जो यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, तो उन शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर सुनता है, यह एक क्रिया है और इसके साथ में इसकी विशेषता बताने के लिए हमने ध्यान पूर्वक शब्द को लगाया है। और ये जो ध्यान पूर्वक शब्द है, ये क्रिया विशेषण का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है कि किस प्रकार सुनता है? ध्यान पूर्वक सुनता है। तो सुनता है विधेय है और ध्यान पूर्वक उसका विस्तारक तत्व है। अब हम देखेंगे कि वाक्य के कौन कौन से प्रकार हैं। तो दो प्रकार हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य में हम भेद कर सकते हैं, और दूसरा
रचना के आधार पर भी वाक्य के भेद किए जा सकते हैं। अब इस वीडियो में हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ेंगे और हमारे अगले वीडियो में हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ेंगे। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, जो इस प्रकार हैं। विधिवाचक वाक्य या विधानार्थक वाक्य, इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। दूसरा है निषेधवाचक या निषेधात्मक वाक्य, इसको हम नेगेटिव वाक्य भी यानी नेगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तीसरा देखिए आदेशात्मक वाक्य यानी आज्ञार्थक वाक्य। नंबर 4 यानी चौथा प्रश्नवाचक वाक्य। फिर है संदेहार्थक यानी संदेह सूचक वाक्य। इच्छार्थक या इच्छावाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य। और 8वां है विस्मय आदि बोधक वाक्य। अब हम एक एक को अलग अलग इनका अलग अलग हम विवेचन करेंगे। देखिए, सबसे पहले विधिवाचक वाक्य को हम पढ़ते हैं। विधिवाचक वाक्य या विधानार्थक वाक्य जिस वाक्य से किसी कार्य के होने का पता चले। जैसे लड़की खाना खाती है, यहाँ पर लड़की के खाना खाने का पता चल रहा है कि वह खाती है, यानी पॉजिटिव है, सकारात्मक है, विधिवाचक है। दूसरा परिश्रमी लोग सफल होते हैं, यानी कि जो भी लोग परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं, यह भी विधिवाचक वाक्य है यानी सकारात्मक वाक्य है। दूसरा है निषेधवाचक या निषेधात्मक वाक्य, जहां कार्य का निषेध हो, अर्थात जिससे किसी कार्य के न होने का बोध हो, वह निषेधवाचक या निषेधात्मक वाक्य कहलाता है। देखिए उदाहरण, लड़की ने खाना नहीं खाया, यहाँ पर नहीं शब्द आया है तो स्पष्ट है कि यह निषेधवाचक वाक्य है। दूसरा उदाहरण है मैं राजस्थान घूमने नहीं गया, यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है और वह निषेधवाचक वाक्यों में किया जाता है, अतः यह जो वाक्य है यह निषेधवाचक वाक्य है, यानी यहाँ पर घूमने का कार्य नहीं किया गया है और यहाँ पर पहले में लड़की के द्वारा खाना नहीं खाया गया है। तीसरा है आदेशात्मक वाक्य, यानी जिस वाक्य में किसी तरह का उपदेश दिया गया हो, आज्ञा दी गई हो, वह आदेश दिया गया हो, तो वह वाक्य आदेशात्मक वाक्य या आज्ञार्थक वाक्य कहलाता है। सबसे पहले उदाहरण देखिए, तुम मेरे लिए पानी लाओ, यह आदेश दिया गया है, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को आदेश दिया जा रहा है कि तुम मेरे लिए पानी लाओ। दूसरे वाक्य में भी दरवाजा बंद करो, यह भी आदेश दिया गया है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वे आदेशात्मक वाक्य कहलाते हैं। चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी तरह के प्रश्न का बोध हो, यानी कहाँ, कब, कैसे, क्यों, किसका आदि, ये सभी प्रश्न सूचक शब्द कहलाते हैं। तो इनसे हम वाक्य देखेंगे। मेरी पुस्तक कहाँ है, यानी यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है कि मेरी पुस्तक कहाँ है, तो कहाँ जो शब्द आया है इसके कारण से यह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य बन गया है, इसीलिए इस वाक्य के पश्चात यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाया गया है। दूसरा उदाहरण देखिए, तुम दिल्ली से कब लौटोगे, यहाँ पर भी कब जिस शब्द का प्रयोग किया गया है वह प्रश्नवाचक शब्द है, इसलिए यह पूरा वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य बन गया है और इसीलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाया गया है। आगे देखिए, पांचवा है
संदेहार्थक यानी संदेह सूचक वाक्य, जिस वाक्य में संदेह, शंका या संभावना की सूचना दी गई हो वह वाक्य संदेह सूचक वाक्य कहलाता है। जैसे उदाहरण देखिए, शायद लड़की खाना खाएगी, यानी कि हम श्योर नहीं है, हम पक्का नहीं कह सकते कि लड़की वास्तव में खाना खाएगी ही, बल्कि हम सिर्फ संभावना व्यक्त कर सकते हैं। तो हमने उदाहरण में शायद शब्द जहां पर हमने प्रयोग किया है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर लड़की के खाना खाने में संदेह है। तो उसी प्रकार दूसरा वाक्य देखिए, संभवतः वह आज आएगा, यानी कि सिर्फ संभावना व्यक्त की जा रही है उसके आने की, कि आज वह आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, इसमें संदेह है। तो यहाँ पे हमने संभावना व्यक्त करने के लिए संभवतः शब्द का प्रयोग किया है। इसके पश्चात देखिए, इच्छार्थक यानी इच्छावाचक वाक्य, जिस वाक्य में इच्छा, शुभकामना या आशीर्वाद व्यक्त हो वह इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। देखिए उदाहरण है, ईश्वर तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे, यानी कि हम ईश्वर से यह प्रार्थना कर रहे हैं, यानी हमारी यह इच्छा है कि ईश्वर तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे। इसको हम आशीर्वाद भी कह सकते हैं, कि हम आशीर्वाद स्वरूप यह कह रहे हैं कि ईश्वर तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे। और यहाँ पर भी आप देखिए, तुम्हारी यात्रा सफल हो, तो यह हमारी इच्छा है कि तुम्हारी यात्रा सफल हो जाए। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वे इच्छावाचक वाक्य होते हैं। आगे है संकेतवाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी प्रकार की शर्त या संकेत व्यक्त हो। उदाहरण देखिए, यदि तुमने मेहनत की होती तो तुम सफल हो जाते, यानी यहाँ पर एक ये है यदि तुमने मेहनत की होती, और दूसरा है तो तुम सफल हो जाते, यानी सफलता के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए जो शर्त है वह है मेहनत करना। तो यहाँ पर इस वाक्य में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर शर्त व्यक्त होती है, इसलिए यह संकेतवाचक वाक्य है। दूसरा है तुम इधर बैठ जाओ, यानी हम संकेत के माध्यम से कह रहे हैं कि तुम इधर बैठ जाओ या तुम उधर बैठ जाओ। इधर और उधर ये क्या है, ये संकेत के द्वारा बताए गए हैं, इसलिए ये संकेतवाचक वाक्य हैं। एक अन्य प्रकार है विस्मय आदि बोधक वाक्य, जिस वाक्य में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा के भावों का बोध होता है, वे विस्मय आदि बोधक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, वाह। अब आप ये जो चिन्ह देख रहे हैं यह विस्मय आदि बोधक वाक्यों का चिन्ह है, कि जब कभी भी हम इस प्रकार के भावों को वाक्य में व्यक्त करते हैं तो इस प्रकार का चिन्ह यहाँ पर लगाते हैं, इसी को हम विस्मय आदि बोधक चिन्ह भी कहते हैं। तो वाह कितना सुंदर फूल है, तो यह कौन सा भाव है, विस्मय का भाव, यानी विस्मय स्वरूप हम कह रहे हैं वाह कितना सुंदर फूल है, यानी फूल बहुत सुंदर है। तो अन्य वाक्य देखिए, आहा आज खाने में मजा आ गया। यहाँ पर भी यह जो आहा शब्द का हमने प्रयोग किया, यह हर्ष के लिए किया है, यानी कि आनंद की प्राप्ति हो रही है, आज खाना खा करके आनंद की प्राप्ति हुई, इसीलिए हमने कहा आहा आज खाने में मजा आ गया। इसी प्रकार से जब कभी भी हम घृणा के भावों का बोध करवाते हैं, जैसे छी कितना गंदा घर है, तो वहां पर हम छी शब्द का प्रयोग करते हैं और इस विस्मय आदि बोधक चिन्ह का भी प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार के ये सभी वाक्य विस्मय आदि बोधक वाक्य कहलाते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम रचना के आधार पर वाक्य भेद समझेंगे।
आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने कमेंट्स भी लिखें और इसे लाइक भी करें। धन्यवाद।